हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 5 के लेक्चर नंबर 9 की शुरुआत करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के 8 लेक्चर्स मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूँ। थ्योरेटिकली यदि हम देखें तो ये चैप्टर इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा और जो अगला लेक्चर आएगा उसमें हम इस चैप्टर से बोर्ड परीक्षा में पूछे गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। और आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कोलाइडी विलयन के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। तो पहला अनुप्रयोग है आकाश का नीला रंग। आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। आपको पता है आकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का दिखाई देता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है। तो देखिएगा इसका क्या कारण है। वायुमंडल में जल के साथ निलंबित धूल के कण कोलाइडी अवस्था में उपस्थित होते हैं। आपको पता है जो हमारा वायुमंडल है उस वायुमंडल में जल उपस्थित होता है या फिर हम कहें नमी उपस्थित होती है। उस नमी में जो धूल के कण होते हैं वो कौन सी अवस्था में होते हैं? कोलाइडी अवस्था में होते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं उनका आकार कितना होता है? 1 से 1000 नैनोमीटर। ये जो कण हैं नीले रंग के प्रकाश का क्या करते हैं? प्रकीर्णन, जो हमारी आँखों तक पहुँचता है। अतः आकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का। देखिएगा सूर्य का जो प्रकाश है वो आपको पता है कितने रंगों से मिलकर बना होता है? 7 रंगों से। आपने पढ़ा होगा बेनी आहा पिनाला। इन 7 रंगों में से जो नीला रंग है उस नीले रंग का प्रकीर्णन, या फिर मैं यूँ कहूँ नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन कौन करता है? धूल के कण। और ये धूल के कण कहाँ उपस्थित है? वायुमंडल में जो नमी है, जो जल है उसमें उपस्थित है। और कौन सी अवस्था में है? कोलाइडी अवस्था में। तो ये जो धूल मिट्टी के कण है ये सूर्य से आने वाले प्रकाश में उपस्थित नीले रंग का जो प्रकाश है उसका क्या करते हैं? प्रकीर्णन। या नीले रंग का क्या करते हैं? प्रकीर्णन, जो हमारी आँखों तक पहुँचता है। इसीलिए हमें आकाश कैसे रंग का दिखाई देता है? नीले रंग का। एग्जाम में क्या क्वेश्चन आता है? एग्जाम में आता है कि आकाश नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? तो आपका आंसर होगा कि वायुमंडल में जल के साथ निलंबित धूल के कण कोलाइडी अवस्था में उपस्थित होते हैं। ये कण नीले रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन करते हैं जो हमारी आँखों तक पहुँचता है। अतः आकाश नीले रंग का दिखाई देता है। दूसरा अनुप्रयोग है रक्त का थक्का बनना। रक्त का थक्का बनना। देखिएगा रक्त एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। आपको याद रखना है कि रक्त कैसा कोलाइडी विलयन है? ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन। मैंने आपको बताया था जो प्राकृतिक कोलाइड होते हैं वो कैसे होते हैं? ऋण आवेशित होते हैं। तो रक्त एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। चोट लगने पर बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। जैसे आपने बार्बर को देखा होगा, शेविंग बनाने के बाद वो फिटकरी को जो ग्राहक होता है उसके गाल के ऊपर वो उसको चलाता है। ठीक है, क्यों? ताकि कोई अगर मान लो कहीं कोई कट वट लगा हो तो फिटकरी से वो क्या हो जाए, खून आना रुक जाए। तो फिटकरी का उपयोग आपको पता है खून को रोकने के लिए किया जाता है। तो फिटकरी का सूत्र आपको पता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। ये किसका सूत्र होता है? फिटकरी का। फिटकरी में एल्यूमिनियम आयन उपस्थित होते हैं। Al+3 आयन क्या होते हैं? उपस्थित। ये Al+3 आयन क्या करते हैं? ऋण आवेशित रक्त का स्कंदन कर देते हैं। स्कंदन करने का मतलब है उस रक्त को चमड़ी के ऊपर बिठा देते हैं जिस कारण रक्त का थक्का बन जाता है और रक्त का बहना रुक जाता है। तो आपसे क्वेश्चन एग्जाम में किस प्रकार पूछा जाएगा? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिटकरी लगाने से रक्त का थक्का क्यों बन जाता है। तो इसका आपका जो आंसर होगा
वो मैं आपको बता रहा हूँ। आपको लिखना होगा कि रक्त एक कैसा कोलाइडी विलयन है, ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन है। चोट लगने पर बहते हुए रक्त को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है बच्चों? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी में कौन से आयन उपस्थित है? एल्यूमिनियम आयन उपस्थित है, Al+3 आयन उपस्थित है, यानी ये धनावेशित है। और रक्त कैसा है? ऋणावेशित। तो रक्त जो ऋणावेशित कोलाइडी विलयन है उसका स्कंदन कर देगा, यानी उसको उदासीन कर देगा, और उदासीन करने के कारण जो रक्त के कण है वो स्कंदित हो जाएंगे और रक्त का क्या बन जाएगा? थक्का, और रक्त का बहना रुक जाएगा। तो रक्त का थक्का बनना दूसरा अनुप्रयोग हो गया इसका। मैंने आपको इसको समझा दिया है, उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। एक बार वापस से देख लीजिएगा। क्या लिखना है आपको लिखना है रक्त एक ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। चोट लगने पर बहते हुए रक्त को रोकने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी में उपस्थित Al+3 आयन ऋण आवेशित रक्त का स्कंदन कर देते हैं, जिस कारण रक्त का क्या हो जाता है? थक्का बन जाता है, रक्त का बहना रुक जाता है। तीसरा अनुप्रयोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, डेल्टा का निर्माण। डेल्टा का निर्माण देखिएगा, डेल्टा क्या होता है उसको हम समझेंगे। नदियों के जल में आपने देखा होगा या नहीं देखा होगा, कहीं पढ़ा होगा आपने कि जहाँ पर नदी और समुद्र आपस में मिलते हैं, जहाँ पर नदी एवं समुद्र आपस में मिलते हैं, वहाँ मिट्टी का एक बड़ा सा पिरामिड बन जाता है। ऐसे एक मतलब गुंबद टाइप का बन जाता है, उसे क्या कहा जाता है? डेल्टा कहा जाता है। आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, उसका कारण हम पढ़ रहे हैं आज। तो डेल्टा का मतलब है मिट्टी का या फिर बजरी का एक पिरामिड। ठीक है, देखिएगा डेल्टा किस प्रकार बनता है इसको हमें समझना है। नदियों के जल में धूल व मिट्टी के कण कोलाइडी अवस्था में होते हैं, जिन पर ऋण आवेश पाया जाता है। नदियों के जल में जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो कोलाइडी अवस्था में उपस्थित होते हैं, और उन पर कौन सा आवेश पाया जाता है? ऋण आवेश। मैंने आपको बताया था जो प्राकृतिक कोलाइड होते हैं, जैसे रक्त है, मिट्टी है, ये कैसे कोलाइडी विलयन है? ऋण आवेशित, अर्थात इनके कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। जब नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है तो उसके कोलाइडी कणों का समुद्री जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, KCl, MgCl2 आदि के आयनों से क्या हो जाता है? स्कंदन हो जाता है, जिस कारण डेल्टा का क्या होता है? निर्माण होता है। देखिएगा, इसको हम कुछ इस प्रकार से समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिएगा ये समुद्र है, ठीक है, ये समुद्र है। समुद्र में बताओ लवण होते, समुद्र के पानी में लवण होते कि नहीं होते? जैसे Na+Cl- K+Cl-, ठीक है। ये समुद्र बह रहा है, इधर से इधर जा रहा है, लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ठीक है। इधर से एक नदी आई, वो समुद्र में जाके मिल गई ऐसे, ठीक है। तो बताओ नदी अपने साथ क्या लेके आएगी? मिट्टी लेके आएगी। नदी के पानी में मिट्टी होती है, आपको पता है। ये नदी का पानी आ रहा है इधर से इधर, और इसमें क्या उपस्थित है? मिट्टी के कण उपस्थित है। मिट्टी के कणों के ऊपर बताओ कौन सा आवेश उपस्थित होता है? माइनस, क्योंकि मिट्टी के कण ऋणावेशित कोलाइडी विलयन होते हैं, तो ये माइनस आवेश हो गया, ठीक है। अब जैसे ही नदी का पानी समुद्र के पानी के साथ मिलेगा तो समुद्र के पानी में उपस्थित जो धनायन है वो नदी के पानी में उपस्थित जो धूल मिट्टी के कण हैं उन पर उपस्थित माइनस आवेश को क्या कर देगा? नष्ट कर देगा। ये देखो, ये जो माइनस आवेश है ये क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। और जैसे ही कोलाइडी कणों का माइनस आवेश या मिट्टी के कणों का माइनस आवेश नष्ट हो जाएगा तो मिट्टी वहीं बैठ जाएगी नीचे, और बैठ करके एक पिरामिड बना लेगी, और उस पिरामिड को ही क्या कहते हैं? डेल्टा कहते हैं। तो आपके बात समझ में आ गई होगी, ऐसी उम्मीद मैं करता हूँ। देखिएगा, वापस से एक बार मैं इसको बता देता हूँ कि नदियों के जल में धूल में मिट्टी के कण कोलाइडी अवस्था में होते हैं, जिन पर ऋण आवेश पाया जाता है। जब नदियों का जल समुद्र के जल के संपर्क में आता है
तो उसके कोलाइडी कणों का, किसके कोलाइडी कणों का, जो नदी के जल में मिट्टी है ना, उस मिट्टी के जो कोलाइडी कण हैं, उन कोलाइडी कणों का समुद्री जल में उपस्थित विद्युत अपघट्य जैसे NaCl, KCl, MgCl2 आदि के आयनों से स्कंदन हो जाता है, जिसके कारण डेल्टा का क्या होता है, निर्माण। ये देखिएगा डायग्राम भी इसका मैंने आपको बना के बताया है। ये समुद्र का जल है, ये समुद्र का जल इधर से इधर फ्लो कर रहा है। ये देखिएगा ये जल इधर से इधर जा रहा है, ठीक है। इधर से क्या आई, नदी आई, ठीक है, नदी आई। नदी का जो पानी है उसमें क्या उपस्थित है बच्चों, मिट्टी, ठीक है। मिट्टी के ऊपर कौन सा आवेश है, माइनस। और समुद्र के पानी में क्या उपस्थित है, धनायन और ऋणायन है। तो ऋणायन तो कोई काम के नहीं है, जो धनायन है वो मिट्टी के कणों पर उपस्थित माइनस आवेश को क्या कर देंगे, नष्ट, और मिट्टी बैठ जाएगी और बैठ करके एक पिरामिड नुमा संरचना बनाएगी, उसे ही हम क्या कहेंगे, डेल्टा कहेंगे। तो डेल्टा का निर्माण कुछ इस प्रकार से होता है। ये देखिएगा समुद्र का जल बह रहा है, ये समुद्र का जल है, इधर से क्या आई, नदी आई। समुद्र के जल में क्या उपस्थित है, धनायन उपस्थित है। ऋणायन भी है, लेकिन ऋणायन यहाँ पर यूज नहीं आएंगे। जो धनायन है वो धनायन क्या करेंगे, मिट्टी के कणों पर उपस्थित आवेश को नष्ट करके उनका स्कंदन कर देंगे, उनको वहीं बिठा देंगे। मतलब पानी तो आगे चला जाएगा, मिट्टी वहीं बैठती जाएगी। तो बताओ वहाँ पर एक डेल्टा का क्या हो जाएगा, निर्माण हो जाएगा। चौथा अनुप्रयोग है धुएं के अवक्षेपण में। धुएं के अवक्षेपण में जो महानगर होते हैं वहाँ बड़ी बड़ी क्या होती है, फैक्ट्रियाँ होती है। फैक्ट्रियों से क्या निकलता है, धुआं निकलता है। आपने देखा होगा ऊपर चिमनी लगी होती है फैक्ट्री के ऊपर, वो जो चिमनी होती है उससे जो धुआं निकल रहा है वो धुआं डायरेक्टली कहाँ जा रहा है, वायुमंडल में जा रहा है। और वायुमंडल में जाएगा तो बताओ वायुमंडल में प्रदूषण बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बढ़ेगा। इस कारण से उनको क्या करना होता है, गवर्नमेंट के निर्देशानुसार उनको जो धुआं वायुमंडल में छोड़ा जा रहा है उस धुएं में जो कार्बन के कण हैं उनको हटाना होता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो वायुमंडल में धुआं आ रहा है उसमें कार्बन नहीं होना चाहिए। तो कार्बन को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसी हम कहते हैं धुएं का अवक्षेपण। समझ में आ गई होगी भाई। एक तो कार्बन युक्त धुआं वायुमंडल में जाए तो वो प्रदूषण करेगा, और कार्बन रहित धुआं अगर वायुमंडल में जाएगा तो वो प्रदूषण नहीं करेगा। तो उनको जो धुआं वायुमंडल में छोड़ना होता है उसमें से कार्बन को हटाना होता है, और कार्बन को हटाने की जो प्रक्रिया है ना, उसे ही क्या कहा जाता है, धुएं के अवक्षेपण में। इसका 2 बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है पिछले 6 सालों में। देखिएगा, धुएं में उपस्थित कार्बन के कण ऋण आवेशित कोलाइडी कण होते हैं, जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या होते हैं, हानिकारक होते हैं। धुएं में उपस्थित कार्बन के जो कण हैं वो कैसे कण हैं बताओ, ऋण आवेशित कोलाइडी कण हैं, और हमारे स्वास्थ्य के लिए क्या है, हानिकारक। धुएं से कार्बन के कणों को अलग करना होता है। तो अलग करने के लिए एक उपकरण उस चिमनी के अंदर लगाया जाता है। उस उपकरण का नाम है कोट्रेल धुआं अवक्षेपक। कोट्रेल धुआं अवक्षेपक। तो धुएं से कार्बन के कणों को कोट्रेल धुआं अवक्षेपक द्वारा पृथक किया जाता है। इसमें धुएं को धातु की प्लेट से बने ऊर्ध्वाधर स्तंभ में गुजारते हैं। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ होता है धातु की प्लेट से बना हुआ, कुछ इस प्रकार का। अभी नीचे डायग्राम में आपको दिखाऊंगा। धातु की जो प्लेटें होती है वो धनावेशित होती है, उनके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड लगा के प्लस आवेश उत्पन्न किया जाता है, जिस कारण कार्बन के कणों का धनावेशित प्लेटों पर क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है। कार्बन रहित धुएं को वायुमंडल में छोड़ दिया जाता है। तो देखिएगा कुछ इस प्रकार से ये व्यवस्था होती है चिमनी के अंदर। ये देखो एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसे कोट्रेल धुआं अवक्षेपक कहा जाता है। ये देखिएगा क्या नाम है इसका, कोट्रेल धुआं अवक्षेपक। एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है जिसमें धातु की प्लेटें लगी होती है। ये देखिएगा ये धातु की प्लेटें हैं, और इन धातु की प्लेटों के ऊपर बैटरी के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी के माध्यम से प्लस आवेश उत्पन्न किया जाता है। कौन सा आवेश है, प्लस। ठीक है, इधर से देखो क्या आ रहा है, धुआं आ रहा है। ठीक है, धुएं में क्या है, कार्बन के कण।
उन कार्बन के कणों को ही हटाना है। अगर कार्बन के कणों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाए तो धुआं वो हानिकारक नहीं होता, ठीक है, प्रदूषण नहीं फैलाता। तो धुआं इधर से अंदर आया। अब जैसे ही धुआं अंदर आएगा तो धुएं में उपस्थित जो कार्बन के कण हैं वो क्या है बताओ, ऋण आवेशित हैं, और प्लेटों के ऊपर क्या है, धनावेश है। तो उन ऋणावेशित कणों का इन प्लेटों के ऊपर क्या हो जाता है, स्कंदन हो जाता है, वो यहाँ बैठ जाते हैं और इधर से जो धुआं निकलता है वो क्या होता है बताओ, कार्बन रहित धुआं होता है। तो आया तो कार्बन युक्त धुआं और बाहर गया वो कौन सा गया, कार्बन रहित। तो ये डायग्राम है ना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस डायग्राम को आप अच्छे से याद करेंगे। ये देखो प्लस पॉजिटिव आवेश लगा रखा है किसके ऊपर, प्लेटों के ऊपर, ठीक है। ये माइनस का है तो ये इतना यूज नहीं आता। माइनस आवेश सिर्फ इसलिए है क्योंकि अकेला पॉजिटिव आवेश लगाना संभव नहीं है, तो एक इलेक्ट्रिक सोर्स लगाया जाता है जिससे दोनों आवेश ही लगेंगे। पॉजिटिव आवेश जो है वो कार्बन के कणों का क्या करेगा, अवक्षेपण, क्योंकि कार्बन के कण होते हैं वो कैसे होते हैं, माइनस के होते हैं, ऋणावेशित होते हैं। पांचवा अनुप्रयोग है जल का शोधन। पांचवा अनुप्रयोग आप देख पा रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, जल का शोधन। देखिएगा, जल को शुद्ध करने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें फिटकरी मिला देते हैं। तो फिटकरी से क्या होता है, जो जल में उपस्थित धूल मिट्टी के कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। जैसे पानी की टंकी में आप फिटकरी मिलाते हो तो उसमें जो धूल मिट्टी के कण होते हैं वो कहाँ बैठ जाते हैं, नीचे। तो जल को शुद्ध किया जाता है किसके माध्यम से, फिटकरी के माध्यम से। तो देखिएगा, बात करते हैं इसकी। अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। अशुद्ध जो जल होता है उसमें क्या उपस्थित होते हैं बताओ, मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं। इन कणों पर क्या पाया जाता है, ऋण आवेश पाया जाता है। इनको पृथक करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था। फिटकरी में कौन से आयन उपस्थित होते हैं, Al+3 आयन। Al+3 आयन जल में उपस्थित अशुद्धियों को उदासीन करके क्या कर देते हैं, अवक्षेपित कर देते हैं। अवक्षेपित करने का मतलब जो अशुद्धियाँ होती है उनको कहाँ बैठा देते हैं, नीचे बैठा देते हैं। स्वच्छ जल को निथार कर क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। तो ये पांचवा अनुप्रयोग था जल का शोधन। वापस से एक बार मैं बता देता हूँ। अशुद्ध जल में मिट्टी के कण, बैक्टीरिया आदि उपस्थित होते हैं और इन कणों पर ऋण आवेश पाया जाता है। इनको पृथक करने के लिए फिटकरी का उपयोग किया जाता है। फिटकरी में Al+3 आयन जल में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कर देते हैं, उदासीन, और उनको क्या कर देते हैं, अवक्षेपित। स्वच्छ जल को निथार कर पृथक कर देते हैं। ये बातें आपको तभी समझ में आएगी जब आपने लेक्चर नंबर 8 देख रखा होगा। यदि आपने नहीं देखा है तो पहले आप लेक्चर नंबर 8 को विजिट कीजिएगा, उसको पढ़िएगा। छठा जो अनुप्रयोग है वो है कोलाइडी वर्षा। देखिएगा, शीतल प्रदेशों के वायुमंडल में जल वाष्प के कोलाइडी आकार के कण पाए जाते हैं। शीतल जो प्रदेश होते हैं, ठंडे जो प्रदेश होते हैं, वहाँ पर वायुमंडल में जल वाष्प के कोलाइडी आकार के क्या पाए जाते हैं, कण। इन कोलाइडी कणों का संघनन होने पर जल की बड़ी बूंदें बनती है जो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे वर्षा के रूप में क्या होती है, गिरती है। तो कोलाइडी वर्षा कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, फिर भी आप इसकी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा। सातवां जो अनुप्रयोग है वो है चर्म शोधन। चर्म शोधन है चमड़े का शोधन। शोधन करने का मतलब यहाँ पे चमड़े को कठोर करने से होता है, ठीक है। देखिएगा, चमड़े में धनावेशित प्रोटीन कण पाए जाते हैं। चमड़े में धन आवेशित प्रोटीन कण पाए जाते हैं, जबकि टेनिन का कोलाइडी विलयन ऋण आवेशित कोलाइडी विलयन होता है। चमड़े में क्या पाया जाता है, प्रोटीन, ठीक है। और जो प्रोटीन के कण होते हैं उन पर कौन सा आवेश उपस्थित होता है, धनावेश। जबकि टेनिन का जो कोलाइडी विलयन होता है वो कैसा होता है, ऋण आवेशित। जब चमड़े को टेनिन विलयन में डुबाया जाता है तो क्या होता है, ऋण आवेशित टेनिन कण धनावेशित प्रोटीन कणों का क्या कर देते हैं, स्कंदन, यानी उनको नीचे बिठा देते हैं चमड़े के अंदर, और चमड़ा क्या हो जाता है, कठोर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं,
चर्म शोधन। वापिस से सुन लीजिएगा, चमड़े में धनावेशित प्रोटीन कण होते हैं, जबकि टेनिन का कोलाइडी विलयन कैसा होता है, ऋणावेश। चमड़े को कठोर करने के लिए उसको टेनिन के विलयन में डुबोते हैं। जब चमड़े को टेनिन के विलयन में डुबाया जाता है, ऋणावेशित टेनिन कण धनावेशित प्रोटीन कणों का स्कंदन कर देते हैं और चमड़ा क्या हो जाता है, कठोर। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, चर्म शोधन। 8वां अनुप्रयोग है वाहित मल निष्कासन। जल में मैल के कण ऋणावेशित होते हैं। जो गंदा जल होता है उसमें जो मैल के कण होते हैं वो ऋण आवेशित होते हैं तथा वैद्युत कण संचरण द्वारा पृथक किए जा सकते हैं। वैद्युत कण संचरण द्वारा क्या किए जा सकते हैं, पृथक। मैंने आपको वैद्युत कण संचरण की एक प्रक्रिया विद्युत कण संचरण की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। ये कण एनोड पर अवक्षेपित हो जाते हैं। इस प्रकार प्राप्त अवक्षेप का उपयोग खाद के रूप में व द्रव का उपयोग सिंचाई में किया जाता है। ये 8वां अनुप्रयोग है, यानी वाहित मल निष्कासन का मतलब है गंदे जल में उपस्थित जो मैल के कण हैं उनको विद्युत कण संचरण के द्वारा क्या किया जाता है, हटाया जाता है। 9वां अनुप्रयोग है फोटोग्राफी में। फोटोग्राफिक प्लेट पर जिलेटिन में AgBr के निलंबन की परत छड़ी होती है। जिलेटिन व KBr के विलयन में AgNO3 विलयन मिलाने पर AgBr के कण जिलेटिन के कणों में निलंबित हो जाते हैं। जिलेटिन रक्षक कोलाइड का कार्य करता है। इस टॉपिक में से जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ कि फोटोग्राफी में कौन सा पदार्थ काम में आता है। AgBr आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको AgBr आंसर लिखना है। तो एक बार वापस इसको देख लेते हैं। फोटोग्राफिक प्लेट पर जिलेटिन में AgBr के निलंबन की क्या चढ़ी होती है, परत। जिलेटिन व KBr के विलयन में AgNO3 विलयन मिलाने पर AgBr के कण जिलेटिन के कणों में क्या हो जाते हैं, निलंबित। और जिलेटिन यहाँ पर किसका कार्य करता है, रक्षक कोलाइड का। इसकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको फोटोग्राफी को डिटेल में पढ़ना होगा, इसलिए आपको केवल इसमें काम की बात याद रखनी है, वो क्या है, AgBr याद रखना है। और रक्षक कोलाइड क्या है, जिलेटिन। 10वां अनुप्रयोग है रबर व्यवसाय में। रबड़ जल में उपस्थित ऋणात्मक रबड़ कणों का पायस होता है। इसे रबड़ क्षीर या लेटेक्स कहा जाता है। रबड़ क्या है, जल में उपस्थित ऋणात्मक रबड़ कणों का पायस, इसे क्या कहते हैं, रबड़ क्षीर या लेटेक्स। रबड़ क्षीर या लेटेक्स क्या है कि जल में रबड़ के कण घुले हुए होते हैं। इसे उबालने पर प्रोटीन की रक्षक परत प्राकृतिक रूप से कणों को ढके रहती है और क्या हो जाती है, टूट जाती है। इस प्रकार के रबड़ के कण परिक्षेपण माध्यम में उपस्थित लवणों की अभिक्रिया से अवक्षेपित हो जाते हैं। अवक्षेपित रबर का सल्फर से उपचार करके वल्कनीकृत रबर बनाते हैं। वल्कनीकरण क्या होता है वो बहुलक वाले चैप्टर में आप पढ़ोगे। यदि किसी वस्तु पर रबर की परत चढ़ानी होती है तो उस वस्तु को एनोड बनाकर विद्युत कण संचरण द्वारा उसके ऊपर रबर की परत चढ़ा देते हैं। रबर के ऋणावेशित कण एनोड पर विद्युत उदासीन हो जाते हैं। तो ये आप इसकी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रबड़ व्यवसाय बोर्ड एग्जाम में कम पूछा जाता है, फिर भी आप इसकी एक बार रीडिंग मार लीजिएगा, ठीक है। याद रखिएगा, इसका पॉइंट याद रखिएगा। 11वां है, ये एग्जाम में पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में, कोलाइडी औषधियाँ। कोलाइडी औषधियों का सरल स्वांगीकरण व अधिशोषण हो जाने के कारण कोलाइडी औषधियाँ अधिक प्रभावी होती है। दवाइयों की बात हो रही है यहाँ पर। तो यहाँ पर आपको 4 कोलाइडी औषधियों के बारे में पढ़ना है, जिसमें पहली जो कोलाइडी औषधि है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्जिरोल या प्रोटार्जिरोल। ऑर्जिरोल या प्रोटार्जिरोल। चांदी के रक्षित कोलाइडी विलयन को ऑर्जिरोल या प्रोटार्जिरोल कहा जाता है। यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है यहाँ से कि चांदी का जो रक्षित कोलाइडी विलयन होता है या चांदी का जो कोलाइडी विलयन होता है उसको क्या नाम दिया गया, उसको नाम दिया गया ऑर्जिरोल या प्रोटार्जिरोल। ये कोलाइडी औषधि होती है और इसका उपयोग आँखों की पलकों में हुए रोगों का उपचार करने में किया जाता है। दूसरा पॉइंट है, कोलाइडी स्वर्ण, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन, तांबा आदि स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में उपयोगी होते हैं। कौन कौन से हैं, कोलाइडी स्वर्ण यानी गोल्ड, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन और तांबा। कोलाइडी गंधक जो है वो तीव्र कीटाणुनाशक होता है।
तीव्र क्या होता है? कीटाणुनाशक। और कोलाइडी एंटीमनी काला आजार रोग के उपचार में क्या होता है? उपयोगी। ये वाला भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि काला आजार रोग के उपचार में कौन सी कोलाइडी औषधि प्रयुक्त होती है, तो आपका आंसर होगा कोलाइडी एंटीमनी। स्वास्थ्यवर्धक टॉनिक के रूप में क्या है बताओ? कोलाइडी गोल्ड, मैग्नीज, कैल्शियम, आयरन और तांबा। और चांदी के रक्षित कोलाइडी विलेन को क्या कहा जाता है? ऑर्जिरोल या प्रोटार्जिरोल, जो आंखों की पलकों में हुए रोगों का क्या करता है? उपचार करता है। ठीक है, तो ये आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में हम इस चैप्टर से आए हुए बोर्ड परीक्षा 2014 से 2019 में जो प्रश्न हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा। थ्योरी, इस चैप्टर की जो थ्योरी है वो क्या हो चुकी है? कंप्लीट हो चुकी है। क्वेश्चंस बाकी है जो मैं अगले लेक्चर में आपको करवा दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।